Good evening, everyone. Swati, Vidit, Sudhir, yes, विनीता क्वेश्चन पूछी हो क्या? Have some more tea. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो विनीता, तो क्वेश्चन टैग होगा would you, है ना? अंकित बस आप लिख के छोड़ दो, मैं देख लेती हूँ उसके बाद. इस बैच में बेटा क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह कराएंगे. इस बैच में भी होगा अंकित, लेकिन इस बैच में रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं हो सकता ना, जैसे हर रोज मैं उठा के ले आऊं और प्रैक्टिस कराते रहूं, वो नहीं होगा. अदरवाइज ये बैच अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन जो एक होता है ना, मैंने आपको मंडे वेंसडे फ्राइडे का जो क्लास का बताया है ना, वो ये कहा है कि क्लोज टेस्ट मेंस में आता है 10 और 5 यानी 25 क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है वो होते हैं 20, और पैसेज जो होते हैं 6 पैसेज होता है. 6 5 30 यानी कि 50 60 70 75 जो है मार्क्स आपके आउट ऑफ 200. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सिर्फ बता देना या तरीका समझा देना उससे नहीं होगा ना. कुलदीप, ठीक है मैं बता रही हूँ, ये वोकैब क्लोज टेस्ट सब इसमें होगा, लेकिन इसमें रेगुलर हम रोज रोज 2 घंटा प्रैक्टिस नहीं करा सकते ना. तो इसीलिए इसमें जो है ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मंडे वेंसडे फ्राइडे प्रैक्टिस है. जो प्रैक्टिस में मैं ये 4 चीज कराते रहूंगी आपको 2 घंटा हर मंडे वेंसडे फ्राइडे. ये चीज है, क्योंकि देखो बात क्या, अभी मेंस आया है. मेंस के लिए स्टूडेंट्स का बस यही था कि मैम ये आप हमें ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए. आज मैं अनफेयर मीन्स पर 7 बजे यूट्यूब में मैं अनफेयर मीन्स के मुद्दे पर आ रही हूँ, तो वो भी देख लेना आपको. कुलदीप क्या है क्वेश्चन? शी एंड हर सिस्टर वो वर्किंग हियर, वर वर्किंग नहीं होगा, हैड बीन वर्किंग हियर होगा. चलो पहले पढ़ाई तो शुरू कर ले. आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहना, बाद में देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस बाद में देखेंगे. देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मेंस में 3-4 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आप ध्यान रखना 1000 और 900 जो बुक है मेरा, 1000 डिटेक्टिंग एरर और 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जब आप खोलोगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा पेजेस आपको 3-4 जो चैप्टर्स में दिखेंगे. सबसे पहला चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. उसके बाद आपको जो डिफिकल्ट में चले जाते हैं, जो प्री के बैचेस में जनरली टीचर्स सही नहीं कराते हैं, तो वो है वर्ब का एडवांस पोर्शन. ये 2 चीज हो गया. और फिर पैसिव वॉइस और नरेशन. पैसिव वॉइस 20 क्वेश्चन आते हैं, नरेशन 27 क्वेश्चन आते हैं. तो ये दोनों मिलके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. 47 यानी कि सोच सकते हो 1/4 ऑफ दी जो आपका पेपर है 200 में अराउंड 47 क्वेश्चन, 1/4 ऑफ द पेपर, ये आपका सिर्फ पैसिव वॉइस और नरेशन से. तो ये 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हम उसमें जाएंगे. अब सबसे पहले आते हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम टेंस के हिसाब से देखें तो ध्यान दो, अगर हम सबसे पहले मैं टेंस के अकॉर्डिंग देखती हूं, ठीक है ना. इसको मैं लिख देती हूं विज़ाविज़. विज़ाविज़ का मतलब होता है से संबंधित टेंस, ठीक है. अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक बात बताओ, अगर हम ही लिखेंगे तो आपको पता है ही क्या है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर है. तो ही इज कमिंग कहोगे, ही हैज कम कहोगे, ही कम्स, कम्स मतलब वर्ब का SES फॉर्म लिखोगे. अब आप देख रहे हो एक चीज, इज वो भी SES फॉर्म में एंड कर रहा है, हैज भी S में एंड कर रहा है, और ये भी SES में एंड कर रहा है. इसका मतलब सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. और सबसे अच्छी बात, आपको एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज दिखेगा कि हम बॉय लिख दे अगर,
तो ठीक है, बॉय इज प्लेइंग, द बॉय हैज प्लेड, द बॉय प्लेज, यानी सिंगुलर अगर हम नाउन ले ले तो देखो आपको खुद दिख रहा होगा कि सिंगुलर नाउन में एस ई एस नहीं है। इसका मतलब नाउन में हम जब एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है। और अगर हम वर्ब में, देखो वर्ब में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है। सिंगुलर वर्ब में आपको एस ई एस दिखेगा और सिंगुलर नाउन में एस ई एस नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपके पास एक ही एस ई एस है, इसमें लग गया तो इधर गायब, इधर लग गया तो इधर गायब। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये जो मैंने आपको लिखवाया है, क्यों लिखवाया? क्योंकि अब मैं आपको सब्जेक्ट मैं इसी में रहूंगी। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है जब सब्जेक्ट एक होता है, सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। अब सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा पढ़ेंगे हम इज में आते हैं, हम वॉज की बात करेंगे, हम हैज की बात करेंगे, हम गोज की बात करेंगे, यानी कि जब भी वर्ब का फॉर्म लेंगे तो हम एस ई एस की बात करेंगे। ध्यान रखना, ये जो वॉस है ना, ये पास्ट टेंस है, यानी V2 है। V2 मात्र वर्ब का सेकेंड फॉर्म मात्र एक है जिसका सिंगुलर प्लूरल है। अदरवाइज अगर हम कहें ही वेंट तो आई वेंट, यू आया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। लेकिन ही के साथ वॉज आया, आई के साथ वॉज आएगा और यू के साथ वर आएगा। इससे ध्यान रखना कि हम ये सिंगुलर वर्ब को पढ़ेंगे। आप कहोगे आप V2 कहां लिखोगे, उसके बाद हैड कहां लिखोगे? यहां पे हम लोग आज V2 बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसीलिए हम सिर्फ इनको लेके चलेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर लोगे, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, देखो आवाज ठीक आ रही है? अब आवाज कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जरा देख लो तो, ठीक है। चलो, प्लूरल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूं, भी रुक जाओ, फिर से रिपीट कर दे रही हूं। ये पहले लिख लो, इज का आर, वॉज का वर, हैज का हैव और वर्ब का एस यस, यानी कि जैसे अगर हम डू भी लिखेंगे तो हम डज लिखेंगे, ठीक है ना। वर्ब का एस यस फॉर्म नहीं, यानी डज नहीं, डू, ठीक है। सुनो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें एस ई एस नहीं दिखेगा। एस ई एस लगाओगे तो प्लूरल नाउन होगा, वर्ब में एस ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनेगा। यानी कि सब में देखो एस ई एस लगा हुआ है ना, ये सब सिंगुलर वर्ब है। ये किसके साथ आएगा? सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। अगर आप कहोगे हैड कहाँ है, उसके बाद गो का तो ठीक है, वेंट कहाँ है, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में V2 जैसे चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, और ये भी चैप्टर का नाम बहुत सही नहीं है, अभी बताती हूं मैं क्यों। देखो ये सब में एस ई एस लगा हुआ है, यानी सब सिंगुलर वर्ब है। किन के साथ लगेगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी का नाम आएगा उसके साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन लोग हैं ना, तो उनके साथ जब वर्ब आएगा तो ये वर्ब्स आएंगे। और ये मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, वर, हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डू है ना, किसके साथ आएगा? वी, दे और
जितने भी, जैसे बॉय कहा तो ये आया, बॉयज कहूंगी मैं तो यहां जाएगा, यानी प्लूरल जो भी होंगे, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा। अब आते हैं, एक पंगा है, ध्यान से समझना, ये जो आई है ना, ये बड़ा पंगा करता है। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ वॉज आया तो हमने सोचा अच्छा ये तो सिंगुलर है, लेकिन जानते हो आई के साथ हैव आता है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आई के साथ डू आता है, और आई एक एकदम एक्सेप्शनल वर्ब लेता है एम, जो दोनों तरफ नहीं है। लो देखो, और यू जो है ना, आप अकेले को भी मैं यू कहूंगी, आप सबको भी यू कहूंगी, लेकिन वर्ब हमेशा यू जो है वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। इसलिए यू वी दे और प्लूरल इन वर्ब्स को लेगा, और ही शी इट नेम और सारे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन इनको लेंगे, और आई के साथ मैंने दिखा दिया अकेला सिंगुलर वर्ब वॉज लेता है वो, और बाकी सारे प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से। राजू मैं बता देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब आप समझो ध्यान से, मैं ये क्यों बता रही हूं, इसीलिए क्योंकि ये एक पोर्शन टेंस का भी है और ये पोर्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है। टेंस का मतलब मैं जब ही कहूंगी तो डज कहूंगी, शी कहूंगी तो डज कहूंगी, आई कहूंगी तो डू कहूंगी, ये सब इतना तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग जानना जरूरी होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा सेंटेंस आपको कहूं कि चलो हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, और अगर मैं कहूं कि राम टीचर्स अस, तो कहोगे बिल्कुल सही है, राम मतलब सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ जब वर्ब लगा तो वर्ब में टीच में ईएस लगता है, टीचर्स, ठीक है, एस ई एस लगता है सिंगुलर में। याद रखना ईएस तब लगता है जब वर्ब एंड करता है किसमें? एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में। एक्सेप्शंस जो है वो बाद में देखेंगे नाउन में। देखो सी एच में एंड किया है तो ई एस लिया, बिल्कुल सही है। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये नाम गलत है। क्यों गलत है मैं बताती हूं। राम टीचर्स अस इन हिज इंस्टीट्यूट, अगर आप कहोगे कि मैम टीचर्स अस इन हर केडी कैंपस, तो इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो हिज है ये वर्ब तो है ही नहीं, तो आप हिज क्यों लगाएं, देयर क्यों लगा दिए, क्यों नहीं लगा दिया? मैम लगा रहे हो तो हर क्यों लगा रहे हो? तो इसका मतलब है राम है तो हिज क्यों हुआ? दिस मीन्स खाली सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब से थोड़ी हो रहा है। देखो ध्यान से, सब्जेक्ट वर्ब, और ये जो है ना इसकी विशेषता बता रहा है, इसका पोजेशन बता रहा है। किसका? हिज इंस्टीट्यूट। जो पोजेशन बताता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दिस मीन्स यहां पे हम सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद यही खत्म नहीं हो रहा है, यहां पे आगे जाके हमें इस एडजेक्टिव को भी तो दिखाना पड़ रहा है कि ये सिंगुलर एडजेक्टिव है जो इसके अकॉर्डिंग चला है, खाली वर्ब ही इसके अकॉर्डिंग नहीं चला है। इसीलिए ये नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अधूरा नाम बता रहे हो आप, अगर आप ये कहोगे तो। अब आओ फिर से मैं दूसरी बात करूं आपको कि यू आर टॉट इंग्लिश। अब अगर मैं यहां कहूं कि आपको पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनना, आप पढ़ाने वाले आदमी नहीं हो, आपको पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि आप सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम को करता है, आप पर तो ये काम हो रहा है। देखो ध्यान से यहां पे इसको, ये जो सब्जेक्ट है इस काम को ये कर रहा है ना?
लेकिन यहां पे क्या है कि आप पर काम हो रहा है, जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बात बताओ, ये काम आप पर हो रहा है, यू के साथ क्या आता है? यू के साथ आर आता है। इसका मतलब है ये जो आर यू के साथ आया है वो बिकॉज ऑफ यू आया है। भाई यहां तो सब्जेक्ट यहां है ही नहीं। तो अगर मैं कह दूं यू आर टॉट इंग्लिश मेरे द्वारा, तो मैं करने वाली हूं और मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। अगर मैं इस यहां पे कहूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये फेल हो गया मामला। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट यहां है, वर्ब यहां है, यहां तो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसीलिए इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो मुझे प्रॉपर नेम जो है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? एग्रीमेंट अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। आ गया समझ में? अगर राम था तो टीचर्स लगाया, तो हिज लगाया। और अगर मैं कहूं हिमसेल्फ, तो अगर लास्ट में अगर मैं लगाती तो हिमसेल्फ होता, यानी प्रोनाउन भी राम के अकॉर्डिंग चलता। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि आगे जो बैठा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। दिस मीन्स एग्रीमेंट और बिटवीन among the different parts of speech is called syntax। इसे देखा जाए तो ये नाम गलत है ना? लेकिन सारे बुक्स में आपको यही नाम का पता चलेगा। क्या लिख रही हो उस बेटी? टू सिंगुलर है तो इसके साथ क्या सिंगुलर है? आई। मैंने कहा बेटा आई सिंगुलर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आई के साथ हम एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं। आई के साथ एकदम एक्सेप्शन एम आया और आई के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है। इसीलिए तो कहा मैंने, इसी एक जगह पे मैंने सबको समेट के रख दिया। राजू, आई विल मेक योर कंप्लीट फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रांग। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक है? कोई इश्यू नहीं होगा। बाकी जो लोग क्वेश्चन लिख रहे हो ना, अभी अगर मैं क्वेश्चन आपका डिस्कस नहीं कर रही हूं तो क्लास के एंड में कर दूंगी, आप बस क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, ठीक है? पहले उतार लो ये। यहां पे मैंने क्या लिखवाया था? इट नेम सिंगुलर ही शी, है ना? ही और शी, ये सबके साथ इतना पहले उतार लो। फिर मैं सिंटेक्स का डेफिनेशन लिखवाऊंगी आपको। कपिल, उसके लिए चिंता मत करो, वो मेरा काम है। जल्दी करो फटाफट। अमन, प्रॉब्लम यही है, जानते हो, आपको जब समझ में नहीं आता है ना तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। समझ में आता है तो कुछ भी होगा उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। कई बार हमें लगता है जैसे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा बहुत बेकार है, क्योंकि हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ खड़ा होकर रीडिंग कराते थे। आज तक हिस्ट्री ज्योग्राफी में कभी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। टीचर का काम होता है पहले आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना, बाद में तो आप खुद ही सीख जाते हो गया? अब सुनो मैंने क्या कहा कि जो किस तरह से नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सब एक दूसरे के साथ इन रिलेशन एग्रीमेंट में चलेगा, उसको सिंटेक्स कहते हैं। लिखो डेफिनेशन। सिंटेक्स क्या है वो लिखो। व्हाट इज सिंटेक्स, या सीधा सिंटेक्स लिखो और एक एरो डाल दो। लिखो रूल्स दैट गवर्न
the ways in which rules that govern the ways in which words or elements combine to form a phrase, clause or a sentence. A phrase, a clause or a sentence. ठीक है? आयुष, क्वेश्चन पूछोगे तब ना रिप्लाई करेंगे. आप लोग क्वेश्चन लिख के छोड़ देना, क्योंकि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप रिप्लाई कर लूंगी. बस एक बार लिखना. लिखो नीचे. हो गया? अब मेरी बात सुनो. जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो चाहे तो हिंदी में भी अपना नोट्स बना सकते हैं. लिखो, वो नियम जिसके तहत शब्द इकट्ठे होकर एक फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस बनाता है, एक फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस बनाते हैं, उस नियम को सिंटेक्स कहते हैं. उस नियम को सिंटेक्स कहते हैं. क्या हो गया? चलो, उस नियम को सिंटेक्स कहते हैं. वो नियम जिसके तहत शब्द इकट्ठे होके एक फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस बनाते हैं, उस नियम को सिंटेक्स कहते हैं. इंग्लिश में मैंने कहा है, रूल दैट गवर्न द वेज इन विच वर्ड्स और एलिमेंट्स कंबाइन, खाली वर्ड्स भी लिख सकते हो, वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म a phrase, clause or a sentence is called syntax. ठीक है? अब आ जा रही है अच्छे से? चलो, अब आओ कि हम, अगर देखा जाए तो सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही एग्री नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट अगर शुरू में है, यानी कि वाक्य अगर एक्टिव वॉइस है, तो उसी के अनुसार आगे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सब चलेगा. अब चलते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस में. अब देखो, मैं एक एक पॉइंट लेके चलते जाऊंगी, उसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगी, और उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए, उन एग्जाम्पल्स, दुर्गेश सुनो, क्लॉज क्या है? अगर मैं फ्रेज कहूं तो जैसे फ्रेज हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्लॉज, तो क्लॉज पढ़ोगी ग्रुप, जो किसी वाक्य का भाग होता है ना? ग्रुप याद रखना ना कि शब्द इकट्ठा होकर कुछ मीनिंगफुल बना रहा है. अगर मैं कहूं अनलेस यू, एक मिनट रुको.
देखो हमने चेंज कर दिया है माइक पे, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो एक बार, चेक कर लो। आवाज नहीं आ रही है, अब देखो अब आ रही होगी, माइक हमने चेंज किया है, देखो। तरुण बताइए, बीच बीच में गुजराल बैकअप देख लेना अगर आपके साथ इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम हुआ है तो। कल की रिकॉर्डेड क्लास तो अनुराग आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, क्योंकि कल फर्स्ट क्लास था जो हम लोगों ने प्रमोशनल क्लास के रूप में यूट्यूब में भी डाल दिया है। चलो प्रिया आप एक जान लो कि आप फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे के क्लास में ज्यादा आओगे, ठीक है? क्योंकि मंडे वेंसडे फ्राइडे की क्लास मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए शुरू किया है जो प्रैक्टिस बैच ज्यादा चाहते थे। चलिए क्वेश्चंस लिखते जाओ। चलिए थैंक यू पायल, अच्छे से पढ़िए आप भी, कोई प्रॉब्लम हो कोई इश्यू हो तो मुझे बताइए। हाँ पहली बार मैंने देख रही हूँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता था साउंड का, आज पहली बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। चलो एनीवे, जैसे कोई प्रॉब्लम महसूस हो आप लोग को, आप लोग सीधा तुरंत ही इंफॉर्मेशन दीजिए। शुरू करें? लिख लिया? देखो ध्यान से, ये 4 क्वेश्चंस में आपको मैं लंबे सेंटेंसेस दे रही हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा लंबा सेंटेंस अब शुरू करेंगे, आप देख लो मेंस भी है इसीलिए थोड़ा लंबा सेंटेंस करेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, व्हाट वी नीड
are sensible people who take epidemics seriously. Epidemics मैं vocabulary भी साथ में include कर रही हूं, देख लो. Widespread disease. Widespread diseases को हम epidemics कहते हैं, यानी कि महामारी को कहते हैं. हमें क्या चीज की जरूरत है? लोग सीरियसली ले महामारियों को, आज इसकी जरूरत है ना. अब देखो, वॉट वी नीड इज, अब एक बात बताओ, ये जो सेंसिबल पीपल है हु टेक एपिडेमिक सीरियसली, हमें क्या इन लोगों की जरूरत है? लोगों की जरूरत नहीं है. हमें जो चीज जरूरी है वो ये है कि लोग सीरियसली ले, सेंसिबल लोग हो, लोग सेंसिबल हो, वो एपिडेमिक्स को सीरियसली ले. वॉट वी नीड इज, आगे आपकी मर्जी जो लगाओ, आगे आपकी मर्जी जो लगाओ. अगर मान लो मैं सेंसिबल पीपल हु टेक एपिडेमिक सीरियसली नहीं लिखती और मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देती, कहीं कोई एग्जाम में आपका कोई चैप्टर है जिसका आंसर है कि व्हाट डू वी नीड टू टेक सीरियसली, तो उसका मैं शुरुआत ऐसे लिख के आपको दे देती कि व्हाट वी नीड इज, अब लिखो आगे सेंसिबल पीपल. व्हाट वी नीड इज सेंसिबल पीपल. क्यों? बिकॉज ये जो वर्ब है इस व्हाट के अकॉर्डिंग चलेगा. वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बी के अकॉर्डिंग नीड चला, ये है सब्जेक्ट वर्ब. व्हाट के अकॉर्डिंग इस चलेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है? वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन एक्टिव वॉइस. इसीलिए यहां पे व्हाट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आप कहोगे व्हाट के साथ क्या सिंगुलर वर्ब आता है? कोई जरूरत नहीं है. व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स इन बीएससी? व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? व्हाट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब दोनों आ सकता है, लेकिन यहां पे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको देखकर हम आर लगा रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है. हमें जरूरत है क्या? कि पीपल, सेंसिबल पीपल हो जो एपिडेमिक्स को सीरियसली ले. रिमेंबर, वी मस्ट गो अकॉर्डिंग टू व्हाट हियर. जैसे फिर से ध्यान दो, द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहां बात करूं तो एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द स्पाइस. इसका मतलब ये स्पाइस की बात नहीं हो रही है, उन जासूसों की बात नहीं हो रही है. हम बात कर रहे हैं एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की. आर नहीं, इज आएगा. क्यों? बिकॉज हम कहना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो एक्चुअल सोर्स है, स्रोत है, वो है क्या? आगे लिखो आपकी मर्जी. यहां अनसंग हीरोज का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना. जब आपको पता है ना कि हमारे जब सैनिक मरते हैं तो वो जब आते हैं तो पूरा गांव उसको श्रद्धांजलि देता है. जब मर जाते हैं उनको पूरा गांव जाता है और लोग उसको बहुत तारीफ करते हैं कि ये कितना बड़ा महान था, देखो अपने देश के लिए निछावर हुआ है. जासूस भी तो निछावर होते हैं, लेकिन जासूसों को सरकार पहले कह देती है कि तुम पकड़े जाओगे और वहां मारे जाओगे या वहां की जेल में सड़ोगे, हम नहीं जाएंगे आपको छुड़ाने, क्योंकि हम उस देश की जासूसी कर रहे हैं, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. तो इसीलिए वो अनसंग हीरोज होते हैं जिनके लिए कोई गीत नहीं बनता है, वो होते हैं अनसंग हीरोज. ठीक है, एक्चुअल सोर्स के साथ हम इस चल रहे हैं. देखो, द मेन कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता का मुख्य विषय है ये चिल्ड्रेन. मर्जी, आपके चिल्ड्रेन लिख रहे हो आप, ठीक है, वो मेन चीज नहीं है. मेन चीज क्या है कि मेन जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो है बच्चे. ज्यादा चिंता किस बात की है? कि बच्चे भी हैं वहां पे, इस बात की है. ठीक है, अब आओ ध्यान से. आप एक चीज मार्क कर रहे हो, इस ऑफ के पहले जो है उसी को हम मेन सब्जेक्ट बना रहे. अब यहां पे दो ऑफ है, किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अगर आप ऐसे नियम के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो तो सुन लो ना, स्वाम के अकॉर्डिंग चलेगा. स्वाम का मतलब झुंड. अभी क्या कहना चाह रही हूं मैं? द स्वाम ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स. स्टार्स के झुंड को गैलेक्सी कहते हैं, और गैलेक्सी के भी झुंड बना दिया हमने. अब कुछ लोग सोचते हैं गैलेक्सीज हैं
तो प्लूरल होगा ना भाई, स्वाम है कि स्टार्स के जो गैलेक्सीज है उनके झुंड, हैव नहीं हैज आएगा। देखो अब कहोगे इतना दूर, यस, आपको ये चीज भी मैं बताऊंगी कि वर्ब देखो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो हमेशा खगोल शास्त्री होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, ये होते हैं वन हु डज साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स। बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज, ठीक है, यहां पे हो गया कंफ्यूज्ड। तो यहां पे स्वाम के अकॉर्डिंग चला है, इसका मतलब है वर्ब हमेशा मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और मुख्य सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली पकड़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सब में हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ रहे कि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने ब्लैंक लगा दिया, भरो अपने जो भरना है, ठीक है। हम तो चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। लिखो एक्टिव वॉइस में, इनएक्टिव वॉइस, वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। द वर्ब फॉलोज दैट सब्जेक्ट जो वाक्य का मुख्य मुद्दा हो, विच इज द मेन, which is the main subject or the person oblique thing discussed, which is the main subject or the person oblique thing discussed, person oblique thing discussed। ठीक है, सब्जेक्ट ओब्लिक थिंग डिस्कस्ड। बेटा स्वाम की बात कर रहे हो ना कि आप उसमें बहुत सारे आएंगे। स्वाम झुंड है और झुंड सिंगुलर के रूप में यूज होता है जब तक कि उसमें मतभेद ना हो या हम प्रत्येक सदस्य की बात ना करें। हर्षित, इसलिए स्वाम हमेशा ग्रुप के रूप में यूज होगा तो करेगा, ठीक है। यस जैन, स्वाम इज सिंगुलर। Remember, swarm is collective noun. Collective noun is always singular. जब तक unless and until आप उसको एक मतभेद या अलग अलग सदस्य के रूप में ना दिखाओ तब तक, ठीक है, इसीलिए वो सिंगुलर है। क्लियर हो गया? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। पहले तो कुछ सेंटेंस लिखो, उसके बाद समझ में आएगा।
बड़ा सा सेंटेंस है, और जानबूझ के मैं बड़ा सेंटेंस दे रही हूं, क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, ये सेकेंड सेंटेंस जो है वो आया हुआ है। उतारो फटाफट। अब मैं समझती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले ये दो सेंटेंस मैंने लंबा चौड़ा सेंटेंस दिया आपको, छोटा सेंटेंस इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्मॉल सेंटेंस में आप आराम से समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। बड़ा सेंटेंस में वो क्या है? द अपील ऑफ द फोर एक्यूज्ड, एक्यूज्ड जो होते हैं ना, इसको आरोपी को एक्यूज्ड कहते हैं, इसीलिए एक्यूज लिख दो पहले तो। एक्यूज लिखिए, वर्ब और नाउन दोनों है, उसको दिखा दो वर्ब और नाउन दोनों है, ठीक है? वर्ब और नाउन दोनों दिखा देना। और ध्यान दो मैंने फोर लिखा है, फोर के साथ भी एस नहीं लगा देना, फोर के साथ भी एस मत लगाना, क्योंकि एक्यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में है। वर्ब में इसका मतलब होता है आरोप लगाना, है ना, टू चार्ज समबडी ऑफ एन ऑफेंस, टू चार्ज समबडी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है? और नाउन के केस में इसका मतलब होता है आरोपी, नाउन के केस में इसका मतलब है आरोपी। क्लियर हो गया? अब आओ कि जो आरोपी थे चारों, उनका अपील, और अपील क्या था कि उनका पिटिशन को, जो मर्सी पिटिशन है, मर्सी पिटिशंस लगाया, क्योंकि बहुत सारे पिटिशंस लगाए, सब अलग अलग लगाया, उनको रिफॉर्मेटिव मेजर्स के लाइट में देखा जाए। आपको पता है रिफॉर्मेटिव का उल्टा क्या होगा? रिफॉर्मेटिव का उल्टा होता है प्यूनिटिव। जानते हो हमारे कानून दो प्रकार के होते हैं, प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव। हमारे जो जेल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे अगर आप तिहाड़ जाओगे तो देखोगे वहां पे सबको तरह तरह के काम सिखाए जा रहे हैं, किसी को मारपीट नहीं दिया जा रहा है, मार पिटाई नहीं किया जा रहा है। प्यूनिटिव जो मेजर होता है ना, वहां पे जैसे आंख निकाल लेते हैं, हाथ काट देते हैं, ये जो आपके सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होते हैं। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया, सारे डेवलप कंट्रीज रिफॉर्मेटिव मेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है, हमारा भी जो अपील है उसको भी आप इस लाइट में देखो। क्यों हमें इस गुनाह के लिए, ठीक है हम सजा तो काट ही रहे हैं, तो क्यों इस गुनाह के लिए हमारी जान ले रहे हो? ये जो अपील था ना, हैज बीन रिजेक्टेड, अपील रिजेक्ट हुआ है बेटा, अपील रिजेक्ट हुआ है।
ये अपील के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। जानबूझ के मैंने क्या किया, बगल में कंट्रीज लगाया ताकि कंट्रीज देखो और हैव आपको सही लगे। जानबूझ के मेजर्स दिया, जानबूझ के पिटिशंस दिया, कोशिश यही की कि इतना दूर आपको मेन सब्जेक्ट से ले जाऊं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। काम यही है, आपको इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस देने का रीजन यही था। इसका मतलब अगर सेंटेंस की लंबाई अधिक हो तो भी इसी बात पर आपको ध्यान देना है कि जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है वो चेक करो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई हैज बीन, अपील को डिसमिस किया गया ना, अपील को रिजेक्ट किया गया है। यहां पे मर्सी पिटिशन को नहीं, मेजर्स की बात नहीं और कंट्रीज की बात नहीं हो रही है। जो रिजेक्ट हुआ कौन हुआ है, अपील। इसे लिखो नीचे, हमेशा ये जांचें, ऑलवेज चेक वर्ब किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, दैट the verb has been used for which subject? ठीक है, वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयुक्त करें। ऑलवेज यूज द वर्ब that agrees to the subject. Always use the verb that agrees to the subject. ठीक है, अब आओ सेकंड में, और कंफ्यूज किए। देखो ध्यान से, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है और इसका मीनिंग ही जनरली लोगों को समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है। हमारा जो है वो देखा जा सकता है कि एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट हुआ है। यानी डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, डायलेक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, एक लॉन्ग इवोल्यूशन हुआ है, लंबे समय तक इवोल्यूशन चला है, तब जाके इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब देखते हो हमारी भाषा तो बहुत प्राचीन भाषा की कुछ लिपियां पड़ी है जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें एक बहुत लॉन्ग इवोल्यूशन हुआ है। In which there have been a painstaking, देखो पेन से उस टेकिंग है, यानी कि जिसमें हमने बहुत अथक प्रयास किए हैं, बहुत अथक प्रयास को पेनस्टेकिंग। फॉर्जिंग का मतलब होता है ढालना, हमने खुद को ढाला है अपने रैशनल यानी तार्किक और मॉरल यानी कि हमारे नैतिक सेल्फ को हमने बहुत उसको फॉर्ज किया है। फॉर्ज मतलब ढालना। अब देखो फॉर्जिंग, जब फॉर्जिंग की बात कर रही हूं, ढालना बोल रही हूं, तो फिर हैव थोड़ी चलेगा। यानी वर्ब जरूरी थोड़ी है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब सब्जेक्ट के पहले भी तो आ सकता है। देयर हैज बीन क्या, फॉर्जिंग, फॉर्जिंग के अकॉर्डिंग चलेगा तो हैज चलेगा ना। मतलब एक तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, दूसरी बात है ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के किधर आ रहा है, आगे पीछे दोनों तरफ आ सकता है। अगर मान लो वर्ब आगे आ तो पता है वो क्या है, फिर वो इनवर्शन है। इनवर्जन होता है, देखो अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो आपका आईने में लेफ्ट हैंड दिखता है ना। उसका रीजन ये है कि वो लैटरली ऐसे इन्वर्ट कर दिया आपको। इन्वर्जन तो वही है। तो इन्वर्जन में क्या हुआ, अगर मैं ये कहूं कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है तो आप कह सकते हो ना ये तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले है। इसीलिए कई बार वर्ब सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है, और ऐसे वाक्य में जनरली आप इन्वर्जन वाले वाक्य देखोगे। लिखो, नहीं आया समझ मेरी बात? मैंने कहा कि हमारे जो रैशनल का मतलब होता है कि हम रीजन आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम समझ सकते हैं, उसमें तर्क कर सकते हैं। नैतिक सेल्फ का हमारा फॉर्जिंग हुआ है। फॉर्जिंग का मतलब क्या होता है,
ढालना, जिसमें बहुत मेहनत लगा है। पेन्स टेकिंग मतलब मेहनत लगा है, यानी हमारा इन दोनों चीज का को ढाला गया है, तो हैव नहीं होगा ना, हैज होगा। देयर हैज बीन क्या, पेन्स टेकिंग फॉर्जिंग, ये नाउन है यहाँ पे। आईएनजी वाले जो नाउन होते हैं उसको हम जेरेंट कहते हैं। सो रिमेंबर, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। ठीक है, लिखो नीचे। कई बार, मेनी टाइम्स, many times, verb सब्जेक्ट के पहले भी होता है। Many times the verb comes before the subject. नीचे दिए गए उदाहरण देखें। See the examples given below. नीचे दिए गए उदाहरण देखें। See the examples given below. डायलेक्ट का मतलब बेटा होता है बोली, ठीक है। आपका जैसे लोकल डायलेक्ट होता है, जो वहां पे आप गांव में रहते हो तो डायलेक्ट अपना यूज करते होगे, ठीक है। आप अलग अलग जगह का अलग अलग डायलेक्ट होता है। अनिल, आपको आपका कमेंट नहीं दिख रहा? नीचे दिए गए एग्जाम्पल देखे, लिखो एग्जाम्पल पहले। चलो, see the three sentences. Along the northern frontier of India, इंडिया हमने देखा सिंगुलर नाउन है, तो फटाफट हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया, हो गया, सही है। रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कहना चाह रहा है कि भारत के नॉर्थ की तरफ हिमालयास है,
हिमालयास है, इंडिया है नहीं, हिमालयास है, ये है हिमालयास, प्लूरल नाउन है। तो हमें सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब चाहिए, लाइस नहीं लाई चाहिए। आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आओ। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि नॉट ओनली सोच लेते हैं, इसको नॉट ओनली नहीं है, नॉट ओनली सोच के कंजंक्शन के चक्कर में बट ऑल्सो ढूंढने लगते हैं। ये है कि टाइगर ही सिर्फ चिंता का विषय नहीं था, वहां लकड़बग्घे भी थे। हाइनास प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब चलेगा। ठीक है, 20 माइल्स बियॉन्ड द LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके 20 मील दूर वॉज सीन मैनी टेररिस्ट कैंप्स। भाई कैंप्स देखे गए, LOC थोड़ी देखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की 20 मील आगे कई टेररिस्ट कैंप्स देखे गए, वर सीन। क्यों? बिकॉज कैंप्स के अकॉर्डिंग है ये। क्या बताना चाह रही हूं? देखो नाउन के पहले ही है ना, उसके बाद यहां पर भी नाउन के पहले आया, यहां पर भी नाउन के पहले आया। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर द वर्ब कम्स बिफोर द नाउन। इसमें विपिन क्या करे, अब हमारा तो सारा ऑफलाइन क्लास बंद हुआ पड़ा है, इसलिए कह रहे हैं आप लोग अभी घर में बैठे हो, फायदा उठा लो, अच्छे से ऑनलाइन ही अभी आप पढ़ते रहो, क्योंकि दिल्ली में तो आप मुझे लगता है सबसे क्रूशियल पीरियड में पहुंच गए ना। आपको पता है ना, सारे डेवलप्ड कंट्रीज का देखना ध्यान से, 3rd वीक के बाद वो कोई 10 गुना कोई 100 गुना बढ़ा है नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो वो ऐसे क्रूशियल पीरियड में हम लोग पहुंच गए हैं ना, जिसके बाद वो महामारी के रूप में स्प्रेड हुआ है बाकी कंट्रीज में। तो ये 3rd वीक और 4th वीक बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। इसीलिए बहुत अच्छा जो स्टेप उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा, बहुत ये कमेंडेबल है, मतलब कह सकते हैं प्रशंसनीय है। जिसको हो गया, इन चारों में कोई प्रॉब्लम बताओ? चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब आओ नेक्स्ट। सम अनाउंसमेंट गोइंग ऑन। विपिन कहां पे अनाउंसमेंट हो रहा है? चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में। पहले सेंटेंसेस देखो फिर समझा पाऊंगी आपको। चलो पहले ये लिखो, नॉर्दर्न फ्रंटियर सब्जेक्ट कैसे होगा स्वीटी बताओ ना। बोलना क्या चाह रहा है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर के तरफ हिमालयास है, ये बोलना चाह रहा है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर के तरफ हिमालयास है। तो हिमालयास है ना, ठीक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर है ये थोड़ी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिमालयास है। उतार लिया?
ध्यान से देखो, राम एंड श्याम, ये एंड जो है ना, ये एक सब्जेक्ट और एक दूसरा, दोनों मिलके हो गए प्लूरल नाउन, बहुवचन हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगा दिया। ठीक है। ब्रेड और बटर इस ग्रोसरी शॉप में मिलता है, तो देखो ब्रेड और बटर को अलग अलग बेचा जाएगा, ब्रेड अलग जगह दिखेगा आपको, बटर अलग जगह दिखेगा, देखो प्लूरल वर्ब आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है। 2 and 2 ये बहुत सारे इंडियन राइटर्स के बुक है जो मेक और मेक्स दोनों को सही कहते हैं। मेरा कहना, एक बात बताओ, ये 2 पेंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 बॉल है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में जब तो जोड़ोगे तब ना 4 होगा। अब यही दोनों को वापस हम कर दे, यही दोनों, तो कहोगे भाई 2 ही तो है, चाहे इधर से गिन रहे हो, फिर अगर रिपीट भी मार रहे हो तो आप गलत रिपीट मार रहे हो। रिपीट सेम को थोड़ी करते, अगर हम 10 लोग खड़े हैं तो आप सबको गिनोगे ना, ये थोड़ी कि एक को ही 3 बार गिन दिया और बाकी को छोड़ दिए, नहीं ना। तो वही चीज है, यहां पे हम इन दोनों को गिनने के बाद जब इन दोनों को गिने तब 4 आया। इसीलिए 2 और 2 ये 2 अलग इंडिविजुअल थे, ये 2 अलग इंडिविजुअल थे, मिल के 4 हुए हैं, तो मेक 4 होगा। मेक्स हिंदी जो राइटर्स है ना, इन लोगों ने इसका सत्यानाश किया, जो ट्रांसलेशन वाले बुक्स लिखते हैं वो। ठीक है। ध्यान रखना कि पर हम पढ़ा रहे हैं आपको कि जब 2 अलग अलग इंडिविजुअल को हम एंड से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है ना, लिखो, अगर 2 सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, इफ वी जॉइन 2 subjects by using and, तो कॉमा ये प्लूरल नाउन होते हैं, दे फॉर्म प्लूरल नाउन, और प्लूरल वर्ब लेते हैं, एंड टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है। गुजराल में सारा आया हुआ क्वेश्चंस करा रही हूं, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, और इसी को ब्रेड एंड बटर को पहला एग्जाम्पल बना दो, लेकिन मैं सेंटेंस को चेंज कर रही हूं। और मैंने सेकेंड और थर्ड को पूरा पूरा छोड़ दिया बीच से, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स ये याद होना चाहिए आपको, तो आपको याद है कि नहीं वो देखना है मुझे। हो गया। यहां पे पता चल रहा है कि मेरा डेली ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर है, यानी ब्रेड एंड बटर मिलके यहां पे ये दोनों एक डिश है।
तो आर नहीं इज होगा। भाई ये मैंने एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि ये लिखा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया। आपको ये थोड़ी आएगा, आपको कोई राजमा चावल थोड़ी देगा। सबको पता है राजमा चावल एक डिश है, इंडियंस तो है ही ना, ब्रेड एंड बटर, राजमा चावल, ये सब हम मान के चलते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन क्या आया था सुनो, एक डिश की बात करोगे तो क्वेश्चन ये आया था, देखो फिफ्थ नंबर उतारो। उतार लिया? देखो क्या कहा, फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश। देख रहे हो, फिश एंड चिप्स मेरा फेवरेट डिश है, यानी कि ये दोनों मिलकर एक डिश है। आर नहीं होगा, इज होगा। यानी ऐसा डिश का नाम लिया जो डिश का नाम जनरली नहीं जानते। इसीलिए क्वेश्चंस देखो कैसे क्वेश्चंस आता है और हम क्या सोच के चलते हैं। नेक्स्ट आओ, स्लो एंड स्टेडी, ये कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखो विंस कहा है मैंने, सिंगुलर वर्ब लगाया, क्यों? स्लो का मीनिंग अलग है, स्टेडी का मीनिंग अलग है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी मतलब धीरे धीरे और लगातार, है ना, धीरे धीरे और लगातार, जिसको हम लोग कहते हैं मेहनत हमेशा करते रहो, हमेशा रोज का काम रोज खत्म करो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, है ना। इसका एक और है, आप जो कहावत देखोगे इंग्लिश में कहावत और है, स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। थोड़ा थोड़ा रोज स्मॉल स्ट्रोक्स लगाते जाओ तो बड़े बड़े ओक के ट्री भी गिरा दोगे, सहतूत के जो ट्री होते हैं वो भी गिर जाएंगे। यानी नियमित तौर से काम करते रहो। एंड टाइम एंड टाइड, हम क्या लगाएं? वेट्स फॉर नो मैन, ये लिखें, नो मैन होता है बेटा, नन तो क्या यूज कर देते हो, या वेट फॉर नन, क्या लगाएं? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन या वेट फॉर नन, क्या लगाओगे? देखो ये सारे किसी ना किसी कहानी से उत्पन्न हुए चीजें हैं। जैसे कछुआ खरगोश की कहानी जब बनी ना, तो उसके बाद से ये कहावत बन गया कि धीरे धीरे और लगातार चलते रहो। कछुआ धीरे धीरे चलता लगा लगातार, और खरगोश क्या किया, बहुत तेज फलांग मार के भागा और कहीं जाके आराम करने लगा। ठीक है, क्लियर? अब आओ, स्लो एंड स्टेडी का तो हो गया, टाइम एंड टाइड जानते हो, इसको ध्यान से समझना। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं भाई टाइम अलग चीज है और ये ज्वार वगैरह जो सी में उठता है वो अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीजें, ये कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वेट होगा। लेकिन ग्रामेरियंस ने इस तरह से लॉजिक लगा के किया तो वेट कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई आइडिया तो सेम है ना, कि आइडिया तो सेम है कि भाई समय को वैल्यू करो, यानी कि कुछ चीजें होती है जो किसी का इंतजार नहीं करती, तो वेट्स लगाओ। बात क्या है, दोनों सही था। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आ गया, इसलिए एसएससी में नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर आ गया तो आप वेट्स लगाओगे। कि कहावत जो है ना वो बन गई तो बन गई, उस पर बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्लो एंड स्टेडी के साथ विंस है, तो हम टाइम एंड टाइड के साथ वेट्स को प्रेफरेंस देंगे। मैं एक ही लड़के की बात कहूंगी, देखो वो जो है ना, ही इज माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, तीनों एक ही व्यक्ति को कह रही हूं मैं, तो हैस कम आएगा। अब आप कहोगे ना, हो सकता है तीनों अलग अलग व्यक्ति हो। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सबको पता है कि अगर राम एंड श्याम है तो बंदा को पता तो होगा ही कि प्लूरल वर्ब है, क्यों ना हम एंड दे और ऐसा सब्जेक्ट दे जिसके बाद वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। क्वेश्चन यहां से आएगा।
ब्रेड एंड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट होगा, यहां से आएगा। बेचे जाते हैं अलग अलग, तो अलग अलग के लिए प्लूरल वर्ब आता है, वो सबको पता है। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ जोड़ों को देख ले जो एंड से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो नीचे, ऐसे कुछ और भी पेयर्स हैं, देयर आर सर्टेन मोर पेयर्स जो एंड से जुड़े हुए हैं, विच आर जॉइंड बाई एंड, लेकिन बट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, बट टेक सिंगुलर वर्ब, बट टेक सिंगुलर वर्ब। लिखिए, लिखिए, एक सेकेंड रुकना।
गिरीश YouTube में नहीं होगा बेटा, वो सिर्फ प्रमोशनल वीडियो था जो हमने पहला वीडियो कल का YouTube में डाल दिया। हमेशा हर वीडियो YouTube पे थोड़ी जाएगा, फिर जो हमें पे किया है वो क्या बोलेगा। क्या हुआ जयंत, कहाँ कहाँ पढ़ा आपने ये चीज? अभी कहीं न्यूज में आया है क्या अभी कुछ ऐसा? गया? जल्दी फटाफट उतारो। देखो, लाइम एंड सोडा, अगर जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं वो विस्की एंड सोडा है ना, विस्की एंड वाटर, ये सभी लगा सकते हैं। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है निचोड़, जिस्ट, निचोड़, कोई चीज का एक सार जो होता है ना, उसको सम एंड सब्सटेंस कहते हैं। जब पावर आता है लोगों के पास तो वो इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में होते हैं। तभी तो देखिए चिदम्बरम को कई महीनों तक उनको बेल नहीं मिला, ये कह के कि अच्छा ओके, एक सेकेंड रुकना बेटा। चलो अब आओ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। जब पावर होता है तो बंदा इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में भी होता है। फन एंड फ्लोरिक का मतलब होता है मजे, जैसे फन एंड फ्लोरिक इज ऑल्सो नेसेसरी इन लाइफ, यानी कि जो आप लोग हंसी खेल मजे करते हो उसको फन एंड फ्लोरिक कहते हैं। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे हमारे स्ट्रीम है ना पढ़ाई के। और एक और होना चाहिए था, ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो साइंस बैकग्राउंड वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, और कॉमर्स वाले ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ते हैं। ठीक है। शांति जब सहिष्णुता होता है, जब शांति होती है कंट्री में तो प्रॉस्पेरिटी भी होता है, यानी संपन्नता, यानी कि जब आप शांत जिंदगी बिताओगे तो आप संपन्न भी रहोगे। ठीक है, तब आप संपन्न भी रहोगे। यानी शांति और सहिष्णुता, शांति और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। यानी कि इस जब आएगा तभी तो देखो हमारे देश में हमेशा कहेगा भारत ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, पाकिस्तान का नाश कर देगा, या खुद भी नाश हो जाएंगे। ये नहीं समझ रहा है, ये वो नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए जब शांति होती है ना तो संपन्नता भी होता है, ये ध्यान रखो। डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, ये दोनों तो सिनोनिम है, लेकिन कई बार एक साथ यूज होता है। तो एक ही बात है तो इज आएगा, वॉज आएगा, सिंगुलर आएगा, है ना। ऑनर एंड ग्लोरी, जब आपका सम्मान और भव्यता, ग्लोरी रहता है। जैसे पहले क्या था, हमारे कंट्री का ग्लोरी था, एक भव्यता था, है ना, भव्य था हमारा देश, और सम्मान भी करते थे। पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग लिखो, अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल का मीनिंग अभिन्न अंग, मीन्स एक दूसरे का समावेश है, एक दूसरे में समाया हुआ है। केओस कहते हैं 12th में, केओस, जब देश में अराजकता होती है तो कहते हैं पूरे देश में केओस है, तो लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो केओस एंड कंफ्यूजन सिनोनिम है। हॉर्स एंड कैरेज, टांगा का इंग्लिश टोंगा भी होता है, लेकिन वो हिंदी से बना हुआ वर्ड है, इसलिए टांगा को इंग्लिश में हॉर्स एंड कैरेज कहना, है ना। नेक्स्ट आओ, स्लो एंड स्टेडी, अभी पढ़ा दिया था। मैनर्स और एटिकेट्स, देखो एटिकेट्स का स्पेलिंग भी आता है, ध्यान रखना, एटिकेट्स का स्पेलिंग भी आता है। ये दोनों का मतलब एक ही है, शिष्टाचार। ठीक है। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल मतलब तन मन से, जो कहते हैं ना, दिल से, आत्मा से। ठीक है, हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा दोनों डाला गया उस काम में। क्या पूछ रहे हो? पीस एंड हार्मनी, पीस मतलब शांति, और सही मतलब लोगों के बीच में किसी तरह का मतभेद या दुष्भावना नहीं है एक दूसरे के प्रति। वो कल्चर एंड ट्रेडिशन,
कस्टम एंड ट्रेडिशन, और कई बार होता है कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है, तो कल्चर एंड टूरिज्म की भी बात करोगे तो आप अगर बात करोगे तो देखो उसको भी एक साथ इकट्ठे एक में ले लेते हैं, ठीक है ना। कस्टम एंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये सब में देखो एंड आया है, लेकिन इन सब के साथ हमेशा आप जब लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। बताओ कोई प्रॉब्लम? लेकिन ध्यान से सुनना, दो चीजें। अगर मैं कहूं पॉवर्टी एंड मिजरी, ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा, एक मिनट रुको। नेक्स्ट आओ, दूसरा एक, नॉलेज एंड विजडम। एक बात बताओ, आपके पास बहुत नॉलेज होगा, आप अगर एमएससी किए हो, पीएचडी किए हो, आप बहुत नॉलेज होगा। आपके फादर अगर एकदम पढ़े लिखे नहीं है तो भी उनके पास विजडम है, क्योंकि वो समझदार है, उनका उम्र हो चुका, उन्होंने दुनिया देखी है। कस्टम्स एंड रिचुअल्स को एक साथ नहीं लगाते, क्योंकि रिचुअल्स खुद ही प्लूरल है, रिचुअल्स खुद ही प्लूरल है, ठीक है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल, शांति और संपन्नता मतलब होता है धनी होना, धनी होना, ठीक है। चलो, नॉलेज एंड विजडम समझ में आ गया। नॉलेज आप में हो सकता है, विजडम आपके पेरेंट्स में ज्यादा है, इससे दोनों एक ही चीज नहीं है। पॉवर्टी गरीबी है, लेकिन गरीबी के बाद जो छोटी छोटी परेशानियां, तकलीफ, दुख आते हैं, वो गरीबी नहीं होता, बल्कि गरीबी के साथ साथ आते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ये दोनों आप इस लिस्ट में नहीं लगा सकते हो, इसीलिए इनको लिख देना। ये दोनों का एग्जाम्पल के साथ प्लूरल वर्ब आता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। दुर्गेश, सीएचएसएल का एग्जाम कैंसिल हो गया? क्या हो गया कैंसिल? मतलब क्या पोस्टपोन हुआ होगा ना यार। मैं तो क्लास में हूं अभी, फिर बच्चे क्या कहेंगे पता है, कि मैम को कुछ पता नहीं रहता है, देखो सबने डाल दिया, मैम ने नहीं डाला। अब क्या करूं बताओ, क्लास में रहती हूं, उसी समय कुछ ना कुछ आ जाता है ऐसा। अब एक सेकंड रुक जाओ। चलो, तब तक आप लोग वो कैप का 10 निकाल लो। वो कैप 10 निकाल लो। ओके, पोस्टपोन हो गया। ऐसे भी सब जगह तो पोस्टपोन हो ही चुका था, ये जबरदस्ती का कर रहे थे इन लोग। खैर, सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। चलिए, चलिए, हो गया। बस स्वीटी, जैसे ये प्रॉब्लम्स थोड़े से समाप्त होंगे, सब शुरू हो जाएगा, तो ये भी शुरू हो जाएगा।
रविन क्या करोगे, अच्छी बात है ना, दे दिया आपने, आप निश्चिंत हो गए। जानते हो, हमें अच्छा है कि हम लोग हमारी सरकार इतना जल्दी कोशिश कर रही है, क्योंकि बात क्या है ना, इंडिया बहुत बहुत पॉपुलेशन है, यहाँ फैलेगी तो वो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। इसलिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि चीन में कोई भी, चाइना में कोई भी नया केस देखने को नहीं मिला है, इसीलिए कंट्रोल होने की संभावना तो है। चलो, हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं वोकैबुलरी में, ठीक है। आइए आज हम लोग करेंगे 10 नंबर वोकैब का शीट, क्योंकि इसमें मैं कोशिश यही कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराऊं एटिमोलॉजी से। देखो, एटिमोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी कि वोकैबुलरीज फ्रॉम देयर रूट। मैं ज्यादा कोशिश करती हूं कि रूट से आपको उस वोकैब का मीनिंग सिखाऊं, रूट से। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स जो होते हैं रूट से, उसमें देखो आप ध्यान से जरा देखना, 1 से लेकर 10 तक एक वर्ड छोड़ दिया जाए एबोरिजिन को, तो आप में सब में एक वर्ड दिख रहा होगा, नेट। नेट वर्ड कहीं दिखे ना, समझ जाना जन्म यानी कि बर्थ से रिलेटेड वर्ड है, जन्म से या बर्थ से रिलेटेड वर्ड है। एक एक शब्द आपको रूट दिखेगा ना, तो तुक्का भी मारोगे तो सही मारोगे। नहीं स्वीटी, जिनका एग्जाम हो गया उनका फिर से नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ है उसके लिए ही है। चलो आ जाओ, फर्स्ट वर्ड इननेट। इननेट दिखाओ, एडजेक्टिव है। इननेट लिख दो, एडजेक्टिव है। इननेट का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से, बाय बर्थ। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और ऑप्शन भी देख लो जो आया था। एसएससी का क्वेश्चन है। देखो, अब बताओ, क्या स्मोकिंग किसी का बाय बर्थ हैबिट हो सकता है? नहीं हो सकता। काटो इसको, खत्म करो, बस एक ही बच गया। इनवेटरेट का मतलब होता है जो रेगुलर यूज से जड़ पकड़ ले, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज। तो स्मोकिंग तो वैसे ही होता है ना, इनवेटरेट हो गया आंसर। जो रेगुलर यूज से जड़ पकड़ ले उसको इनवेटरेट कहते हैं। तो इननेट हम समझ गए, रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि नेट वर्ड जैसे देखे हम समझ गए बाय बर्थ है। इननेट हैबिट, जैसे सांपों को देखते हो, इननेट हैबिट होता है उनका डसना, है ना, वो सीखते थोड़ी है, उनकी पैदाइशी वो हैबिट होती है। नेक्स्ट आओ, प्रीनेटल। देखो, प्री का मतलब हमेशा याद रखना पहले, पूर्व। और ये जो नेटल वर्ड है ना, अगेन ये एडजेक्टिव ही है, रिलेटेड टू बर्थ। तो प्रीनेटल का मतलब हो गया जन्म पूर्व, यानी कि बिफोर बर्थ। अब जाते हो ना,
हॉस्पिटल्स वहां लिखा रहता है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, यानी जन्म पूर्व लिंग निर्धारण एक अपराध है। वही हुआ ना, प्रीनेटल मतलब जन्म पूर्व। तो सॉरी नंबरिंग गलत है वहां पे तो नेक्स्ट वर्ड जो है 4 नंबर लिख लो इसको सीधा सीधा, क्योंकि वहां पे नंबरिंग गलत हो गया है। तो पोस्ट नेटल, पोस्ट का मतलब बाद होता है, यानी जन्म पश्चात हो गया, यानी आफ्टर बर्थ। जन्म पश्चात यानी कि आफ्टर बर्थ। पोस्ट नेटल इज आफ्टर बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ 5 इज नेटिलिटी। नेटिलिटी इज बर्थ रेट, बर्थ से रिलेटेड है। तो यहां की नेटिलिटी क्या है, यानी कि यहां का बर्थ रेट क्या है। ठीक है। 6 नेसेंट, अब उसका बिजनेस अभी नेसेंट स्टेज पे है, इसका मतलब अभी पैदा ही हुआ है, यानी बना ही है, और अभी बस शुरुआत ही है, वो डेवलप कर ही रहा है। इसीलिए नेसेंट का मतलब होता है इनिशियल, बस पैदा ही हुआ है और अभी बस बढ़ ही रहा है, तो नेसेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आओ, री के बाद आपको नेट वर्ड नहीं दिख रहा है, रेनेसा कहते हैं इसको। देखो जरा, री जहां होगा ना तो पूर्ण होगा, और रेनेसा यानी रेनेसा का मतलब हुआ पुनः जागरण। जैसे कि कोई कल्चर खत्म हो गया, फिर से उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो उस कल्चर का क्या है, उसका रेनेसा हो रहा है। रेनेसा का मतलब लिखो पहले, पुनः जागरण। पुनः जागरण हिंदी में, इंग्लिश में देखो रिवाइवल का मतलब हो जाता है जैसे कोई चीज खत्म हो गया, उसको फिर से ठीक किया जा रहा है, उसको बड़ा करने की, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश, वो है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेटिव। नेटिव के नीचे देखो तो एक और वर्ड है, दैट इज एबोरिजिन, है ना। नेटिव, अगर आप यहाँ के नेटिव हो, यानी कि यहां पर आप पैदा हुए हो, आप यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हो। ओरिजिनल से आप देखो नीचे वर्ड ओरिजिन दिख रहा है, वही तो सेम है, इसलिए 8 और 9 एक साथ लिखोगे और वो होगा ओरिजिनल इनहैबिटेंट। इसका मतलब वहां वो पैदा हुआ है। और इनहैबिटेंट का भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं। ये देखो, हैबिटेट से बना है हैबिटेंट। हैबिटेट जो होते हैं ना, हैबिटेट का मतलब होता है निवास, उसका घर है वहां पे। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, वहां पे उसका घर है, तो वहां ओरिजिनली उसका घर है, यानी वहां पे वो पैदा हुआ है। ठीक है। देखो सारे के सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं नेट से, और सब हमें पैदा वर्ड दिख रहा है बार बार। 10th आओ, नेटिविज्म। देखो कहीं कहीं आप देखते हो, आप अगर एमपी के हो और वहां के पीसीएस एग्जाम में बैठोगे, तो आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, एक तरह का रिजर्वेशन दिया जाता है। वो क्या रिजर्वेशन है कि भाई आप यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हो, तो आपके पक्ष में कुछ कानून होंगे, कुछ नियम होंगे जो आपको बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरे से के रिलेशन में आपके का ज्यादा डेवलपमेंट हो उस जगह पे, इसलिए नेटिविज्म करके कुछ पॉलिसी बना दिया जाता है। सो ये ऐसे पॉलिसी होते हैं जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट को वो कुछ
वो दिया जाता है, जैसे आप कह सकते हो रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह। लिखो। लिखो पहले, जो समझाया वही है। The policy of protecting the interests of original inhabitants against those of immigrants, यानी ऐसा पॉलिसी जो वहां के ओरिजिनल रहने वालों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट किनके, जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उनके संबंध में। हर्षित क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात है फिर से कंडक्ट नहीं होगा, जितने लोग बच गए उनका कंडक्ट होगा एग्जाम CHSL। दूसरी बात, एक चीज और है, आपने एग्जाम दे लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप आगे के लिए ध्यान दे सकते हो, आगे का एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेटिविज्म तक हमारा कंप्लीट, देख लो सारे के सारे वर्ड कंप्लीट है। अब आओ 11th एंड 12th, एक्सटिंक्ट एंड एक्सटेंट, ध्यान से देखना। 11th एंड 12th, एक्सटिंक्ट सबको पता होना चाहिए। एक्सटिंक्ट क्यों? क्योंकि हम लोग अगर अपने इकोसिस्टम से वाकिफ है तो हमें पता होगा कई वेजिटेशन, कई एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना खत्म हो रहे हैं, पता ही नहीं कहां खत्म हो गया, कब मर गया, वो पूरा स्पीशीज गायब हो गया, पता नहीं। इसलिए जैसे डायनासोर को क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, है ना। तो अभी तो डायनासोर कब का खत्म हो गया, हाल फिलहाल के कितने ऐसे स्पीशीज है जो आपको पता ही नहीं एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे व्हाइट जिराफ, अभी हाल में पता चला व्हाइट जिराफ सारा खत्म, सब खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर अलाइव। अब इसी का एंटोनिम 12 में है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल अलाइव। एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल अलाइव। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ नेक्स्ट में, जो अगेन हम रूट में आते हैं, और वो है सीधा 14 से लेकर 19 तक। सब में एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, सोलो, सोली या सोलो। सोलो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, सिंगल, अकेला। ठीक है, अब आओ, सोलो का मतलब जब सिंगल है तो आ जाओ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? सॉलिट्यूड का मतलब है एलोननेस। नाउन है ये नाउन है। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि जब आप अकेले हो तो आप बहुत हमेशा दुखी उदास हो गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सॉलिट्यूड का मतलब सिर्फ है एलोननेस, मतलब आप अकेले हो, और उसी से बना हुआ एडजेक्टिव, ये तो नाउन था, एडजेक्टिव है 19 नंबर, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब एलोन हो गया।
19 नंबर में जो है सॉलिटरी रीपर पोएम पढ़े हो ना। सॉलिटरी रीपर कहता है क्या कि अकेला वो था, अकेली वो लड़की बैठ अपने खेत में वो कुछ काट रही थी और वो कटाई कर रही थी, काम कर रही थी अपने खेत में और गाना गा रही थी। तो गाना गा रही थी इसका मतलब है कि वो थोड़ी बहुत दुखी उदास थी, इसीलिए 14 नाउन है जिसका मतलब एलोननेस है, उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है सॉलिटरी जिसका मतलब वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसका मतलब एलोन है। नेक्स्ट आओ 15 नंबर सॉलिलिकी। लिखी का जो वर्ड है ना लोकवा से बना है। लोकवा मतलब स्पीच होता है, बोली, बोल, यानी कि जब आप अकेले अपने आप से बात कर रहे होते हो, खुद ही कुछ बोल रहे होते हो, तो वो सॉलिलिकी होता है, वो डायलॉग नहीं होता है। डाई याद रखना, डाई में दो है, दो लोगों के बीच में होगा तब संवाद होगा। जब अकेले बोलोगे तो वो स्ववाद होता है। इसीलिए सॉलिलिकी का मतलब है स्पीकिंग one's thoughts aloud to oneself. Speaking one's thoughts aloud to oneself. ठीक है। नेक्स्ट आओ आइसोलेट। देख रहे हो, अच्छा सॉरी 17 नंबर, ना 16 नंबर डेसोलेट। डेसोलेट अगेन एडजेक्टिव है। अब मैं आती हूं कि कभी कभी आप एलोन होते हो ना तो लोनली फील करते हो, सैड होते हो, उदास हो जाते हो, तब आप कह सकते हो आई एम फीलिंग डेसोलेटेड। इसका मतलब है एलोन, एलोन छोड़ दो, अब लोनली लिखो। लोनली एग्जैक्ट वर्ड होगा, लोनली एंड सैड, ठीक है। 17 नंबर में आओ सोलोइस्ट। जो सोलो परफॉर्मेंस देता है ना म्यूजिक वगैरह का, वो सोलोइस्ट होता है। सोलोइस्ट का मतलब है अ सोलो परफॉर्मर। जनरली म्यूजिशियंस होते हैं ये जो अकेला परफॉर्म करता है, वो सोलोइस्ट होता है, ठीक है। 18th वर्ब है, सोलोइस्ट नाउन हो गया। आइसोलेट देख रहे हो, जिनमें कोरोना का थोड़ा सा भी पाया जा रहा है कि हाँ शायद इन्फेक्टेड हो सकता है, या छोड़ दो ना, इटली से आए हुए सब लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? टू अकेला कर देना। सोलो मतलब अकेला, तो आइसोलेट मतलब हुआ अकेला कर देना। टू रिमूव फ्रॉम द कंपनी ऑफ अदर्स, बाकी के कंपनी से अलग कर देना, आइसोलेट। देख रहे हो, ये साइंस है बेटा, आप लोग शायद नहीं समझते हो, वो क्या भी एक साइंस है, ठीक है। 19 नंबर तो मैंने यहीं पर बता दिया है, एलोन। और बाकी अब लोकुआ में आ गए हैं, तो लोकुआ वाला जो है वो कल करेंगे, क्योंकि लोकुआ आपका फिर चलेगा 27 तक। अच्छा, दूसरी बात है, एक क्वेश्चन आपने कोई किसी ने पूछा था मुझे 1000 से, वो बुक जो अपडेटेड वाला है वो भी मेरे पास है नहीं, तो अब नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे उससे तो मैं बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास तक मैं वो बुक को यहां मंगवा लूंगी। बाकी और कुछ पूछना है तो बताइए। सिर्फ एक स्टूडेंट का है डाउट जो मैं नहीं ले पाऊंगी अभी, बाकी स्टूडेंट का कोई है तो बताओ। और अभी मैं YouTube में आऊंगी, जो अनफेयर मीन्स का एक प्रॉब्लम हुआ था ना, अनफेयर मीन्स का एक प्रॉब्लम हुआ है, वो बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, तो मैं YouTube में थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस ये बताना चाह रही थी आपको। 10 मिनट्स में YouTube में आ जाऊंगी, और आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना है। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब होता है कि एकदम आकर्षित करने वाला जो कॉन्ट्रास्ट होता है, दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन, ठीक है। जैसे भाई बहन के बीच में अगर मान लो कि दोनों एकदम कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट हो, पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम कह सकते हो गया। और कुछ नीचे ले जाओ।
हिमालयास प्लूरल है बेटा, हिमालयास प्लूरल है, क्योंकि हिमालयास में बहुत सारे श्रृंखलाएं हैं इसलिए प्लूरल है। और नीचे पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, एक दूसरे का ही पार्ट है, एक दूसरे का पार्ट होना। और नीचे पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, तो गरीबी में समस्याएं आती है, परेशानियां, मिजरी आती है, दुख तकलीफें आती है, वो दोनों सिनोनिम नहीं है ना। 17 को पेपर था, क्या हो गया प्रतीक्षा, कितनी बार लिखे हो आप? 17 को पेपर था, क्या हो गया? तो ठीक है ना, आपका पेपर खत्म हो गया, इसका मतलब है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 20 से जिसका पेपर था वो लोग खाली ध्यान रखना, वेबसाइट देखते रखना है एसएससी का, कि कहीं जैसे थोड़ा सा थमेगा कोरोना तुरंत ही आपके पेपर्स होंगे फिर। और नीचे, और नीचे कस्टम एंड टैक्स नहीं होता है, कस्टम और टैक्स को एक साथ नहीं लोगे। नीचे मेंस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है और कुछ नहीं। आप बस खाली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, और 2 बजे से पहले पहले जो भी आपका शीट उसमें जाएगा 2 बजे से पहले पहले निकाल के रख लेना, क्योंकि ये नहीं कि फिर आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, कहाँ देखे कहाँ खोजे, वो नहीं। दो और चलो, थैंक यू सो मच।